की गई थी, तो उनका मन में डर था कि समाज उस तरह से ना हो जाए और वो भी कई बार जेल गए। तो उनके मन में वही डर के कारण भी ये हो सकता है सर कि वो इस तरह से सोच रहा हो। बिल्कुल। सुकरात का अंत बहुत दुखांत है, आप सब जानते हैं। तो दार्शनिकों की हत्या होती रही है। एक एक नाटक है हानूश, भीष्म साहनी की, उसको आप देखेंगे। और एक और नाटक है, जिसने पहली बार घड़ी बनाई ना, उसके हाथ काट दिए गए, क्योंकि लोगों ने कहा कि अरे इसने तो समय को बांध दिया। आपको याद होगा, आजादी के आसपास, आजादी से पहले लोग विदेश यात्रा को पाप मानते थे। समुद्र यात्रा, समुद्र पार करना को पाप माना जाता था, है ना। तो ये जो अवधारणाएं होती है ना, बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाती है। कभी कभी जीवन और मरण का प्रश्न हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं, जैसा कि उन्होंने बताया बेबीदास जी ने कि आ, सुकरात की भी हत्या हो चुकी है। प्लेटो को भी ये डर हो सकता है, या अराजकता फैल जाए तो कोई किसी की भी हत्या कर सकता है। तो इन तमाम चीजों के लिए वो एक आदमी समाज को सुधारने की बात कह रहा है ना। और मैं उस पॉइंट में बात कर रहा था, कविता दो प्रकार की होती है। एक जिसमें वर्णन होता है, और दूसरा जो अन्यार्थ होता है, यानी अन्योक्ति परक अर्थ देता है। तो इन दोनों ही तरह की कविताओं में, है ना, उसको कहते कि इसको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। क्यों त्याग देना चाहिए? क्योंकि इन दोनों प्रकार की कविताओं में जो कंटेंट होता है, विषय वस्तु होता है, उसमें क्या होता है कि जो धर्मात्मक व्यक्ति है ना, जो किन्हीं का माइक खुला है, प्लीज बंद कर दीजिए। शायद सुखा जी, क्या, ओके। तो दोनों प्रकार की कविता में क्या होता है कि आदर्श स्थिति का चित्रण नहीं होता है, आइडियल पोजीशन का चित्रण नहीं होता है। जैसे कि जो सत्यवादी पात्र हैं, धार्मिक पात्र हैं, वो पराजित दिखाए जाते हैं, और जो बुरे पात्र हैं उनको हीरो के रूप में, नायक के रूप में दिखाया जाता है। तो इससे समाज में बुरा असर जाता है, यानी शुभ को दबाया जा सकता है या दबाया जाता है, और अशुभ को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसलिए दोनों प्रकार की कविता नहीं लिखी जानी चाहिए। सिर्फ कविता कौन सी लिखी जानी चाहिए? ऐसी कविता हो जो सत्य की बात करे, जो जितने अच्छे लोग हों, यानी सज्जन पुरुषों की स्तुति करे, और जिसमें ईश्वर की वंदना हो, उपासना हो, और जिसमें समाज को अच्छी दिशा देने की बात हो, वो कविता लिखी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, या कंफ्यूजन ये प्लेटो के की सीमा हो सकती है, युग की सीमा हो सकती है, कि प्लेटो कोई चुनौती लेना नहीं चाहते हैं, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। भाई अगर आदमी गलती नहीं करेगा तो अच्छा अच्छा काम कैसे कर सकता है, उसका पैरामीटर कैसे आप तय करेंगे? इसलिए वो, हो सकता है उनको डर हो कि भाई हमें भी कोई हत्या कर दें या अराजकता फैल जाए। इसलिए कहते हैं साफ साफ नहीं, आपको नहीं लिखना है, ये गलत कविता है। और उनके प्रभाव से बहुत लोग उस समय आए। हम जानते हैं प्लेटो एक महान दार्शनिक है, समाज में जबरदस्त प्रभाव पड़ा और समाज में सुधार भी आया। लेकिन सर, हाँ, दूध का जला मट्ठा भी फूंक के पीता, और जो अराजकता उनके समय में व्याप्त था उससे वो इतने डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर इतना प्रभाव था कि वो माने अनैतिक किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल जी, ये कारण हो सकता है, यह है। तो लेकिन इसमें एक घाटा क्या हुआ, एक सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ प्लेटो के चिंतन से? सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि कविता या साहित्य की रचना जो है ना, उस पर एक तरह से प्रतिबंध लग गया, लोग डरने लगे। तो ये तो बहुत नुकसान हो गया। अरस्तु जो उनके शिष्य हैं, उन्होंने साहित्य पर ही चिंतन किया, और जो विचार थोप 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 कर ठोस तरीके से मानस चेतना में बना दिया गया कि ये विचार ही ऐसा हो सकता है, उसको अरस्तु ने बदल दिया। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, एक अवधारणा को बदलना और दूसरी बात को बिठाना, ये सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण काम होती है। देखिए अरस्तु ने क्या क्या उत्तर दिया, और अपने गुरु की अवधारणाओं को बदलने का काम कैसे किया, उसको जरा देखिए। पहला तो उन्होंने कविता, अनुकरण, त्रासदी पर जो विचार दिए हैं अरस्तु ने कविता पर, यानी कविता क्या है, क्या इसके प्रेरक तत्व हैं, और
अनुकरण किसको कहते हैं, त्रास्ती किसको कहते हैं, और उसी के संदर्भ में विरेचन, इस इन्हीं सिद्धांतों सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्लेटो ने ये कहा, एक टुकड़ा को चुन लिया और फिर उसका उत्तर दे दिया, ऐसा नहीं। तो देखिए उन्होंने क्या क्या कहे कि उन्होंने ये अरस्तु ने ये कहा कि अरस्तु का सबसे पहले दृष्टिकोण को समझिए। अरस्तु का दृष्टिकोण एक साइंटिफिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है अरस्तु का, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और जब आप विज्ञान की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, तो साइंस कभी भी भावना में नहीं चलता है, साइंस सबूतों के आधार पर चलता है, विज्ञान। तो अरस्तु ने इसीलिए बाहरी जगत के ठोस उदाहरणों से अपने साहित्य सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं, आगे ले चलते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मतलब मूल पॉइंट, हम मूल जो बिंदु है उस पर आते हैं कि जिस अनुकरण को प्लेटो ने कविता को निंदनीय बताया, त्याग देने योग्य बताया, क्योंकि कविता अनुकरण होती है, नकल होती है, उस नकल में अंधानुकरण आप कह सकते हैं, इसलिए ये डर था प्लेटो को। इस कविता, जिस कविता को प्लेटो ने निंदनीय साबित किया, उस कविता को प्लेटो ने सराहनीय साबित किया, प्रशंसनीय साबित किया। ये उनकी पहली देन है ना। जिस कविता को प्लेटो ने निंदनीय साबित किया, उसको अरस्तु ने प्रशंसनीय, सराहनीय बताया। कैसे बताया, ये देखिए कैसे बताया। कहा कि अनुकरण, जो प्लेटो ने ये कहा है कि कविता अनुकरण है, नकल है, और नकल होने से ये सत्य के करीब नहीं होता है, बहुत दूर चली जाती है कविता, इसलिए कविता को लिखना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो नकल होता है। तो अरस्तु ने कहा कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति ही नकल करने की है। एक बच्चा, याद कीजिए, क्या आप सब चीज सिखाते हैं उसको तब सीखता है, या अपने आप वो देख देख कर सीखता है? जितना स्कूल तो बहुत बाद में जाता है। एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल गोद में अभी नवजात शिशु है ना, वो देखता है, वो अपनी माँ को पहले पहचानता है कि ये माँ है, इसकी कोई किताब उसने कभी पढ़ी नहीं है, पर वो पहचानता है। उसको डांट दीजिए तो रोएगा, पुचकार दीजिए तो हंसेगा, तो वो समझ लेता है कि अच्छा, दुलार का मतलब ये होता है, डांट का मतलब ये होता है। फिर देखा कि कोई आदमी कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे खेल रहा है, कैसे खा रहा है, वो धीरे धीरे सीखता है, उसका अभ्यास करता है। तो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति ही अनुकरण है। अनुकरण को तो हटा ही नहीं सकते हैं आप, फिर कविता से अनुकरण को क्यों हटाने की बात करते हैं? पहली बात तो मैं ये कही। दूसरी बात कि प्लेटो ने अनुकरण का अर्थ जीवन का अनुकरण ले लिया। प्लेटो ने अनुकरण का अर्थ जीवन का अनुकरण ले लिया। इस बात में बहुत गहराई है ना। लेकिन प्लेटो ने मतलब प्लेटो के यहाँ अनुकरण का अर्थ क्या है कि प्रतिकृति, यहाँ पर एक शब्द है उसको पहले पढ़ दूं। प्लेटो जहां अनुकरण को पूरी तरह प्रतिकृति की चेष्टा मानते थे, है ना। चाहे इस पॉइंट को बाद में हम लेंगे, पहली बात तो है जो 2 पॉइंट्स मैंने बताए उसके आगे, अनुकरण यानी नकल, है ना, वो उसको उन्होंने त्याज्य या घटिया या निंदनीय माना प्लेटो ने। इन्होंने कहा कि अनुकरण तो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। और प्लेटो ने कहा कि अनुकरण करने से व्यक्ति सत्य से दूर चला जाता है, इसलिए अनुकरण नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, जिसको आप अनुकरण कह रहे हैं साहब, वो अनुकरण नहीं है, वो अनुकरण नहीं है, वो पुनर्सृजन है। यानी सबसे बड़ी देन अरस्तु का ये है कविता के संबंध में कि अनुकरण सिर्फ नकल नहीं है, बल्कि पुनर्सृजन है, रिक्रिएशन है, पुनर्सृजन है।
इस बात को बड़ी ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। रिक्रिएशन है, पुनर्सृजन है। और उन्होंने ये कहा कि जो उसको साबित किया, क्योंकि प्लेटो ये मान रहे हैं जो, अब इस लाइन को देखिए, अनुकरण को पूरी तरह प्रतिकृति की चेष्टा मानते हैं, यानी नकल की चेष्टा मानते हैं। जो कुछ है हम उसका नकल कर रहे हैं, वो ये कहते हैं, ये अनुकरण है, ऐसा मानते हैं। जब सब कुछ नकल कर रहे हैं तो कहते हैं कि कोई संभावना नहीं है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि आप अरस्तु बताते हैं, देखिए कि अगर आप अनुकरण अनुकरण हम लोग नहीं मानते हैं। अनुकरण को आप चोरी कह सकते हैं। परीक्षा में बच्चे नकल करते हैं, चोरी करते हैं, अनुकरण करते हैं, तो हम भी अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन अरस्तु का कहना है कि अनुकरण जिसको आप नकल कह रहे हैं, नकल नहीं है, कि खाली नकल नहीं है। जैसे एक उदाहरण है, आप शीशा के सामने खड़े हो जाइए, तो शीशा के सामने खड़े होंगे तो आप अपनी शकल सूरत आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसा साहित्य में नहीं होता है कि जो आप हैं वही आप दिख रहे हैं। जिस वस्तु को शीशा के सामने आप रखेंगे वही वस्तु दिखाई देगी, ये बात नहीं है, कुछ और है। यानी साहित्यकार या कवि प्रकृति को देखता तो है, उसके मूल भाव को लेता तो है, लेकिन उसमें अपनी नई भावनाएं, संभावनाएं और नई नई कल्पनाएं जोड़कर उसको श्रेयस्कर बनाता है, शुभ बनाता है, और समाज में या पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। ये बात उन्होंने कही। जिसको आप कह रहे हैं कॉपी करना, जिसको आप कह रहे हैं बिंब का प्रतिबिंब होना, वो चीज तो हम भी मानते हैं नीरस चीज है, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है। एक व्यक्ति ने उगते हुए सूरज को देखा, तो उगते हुए सूरज में उसने अर्थ डाला कि अब हम लोग को जागना चाहिए, अब हम लोग को नई चेतना से देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे चलना चाहिए। ये जो चेतना उसने भरी, ये उसकी अपनी मौलिक कल्पना है। तो साहित्य पुनर्सृजन है, मतलब अनुकरण नहीं है। एक भाव लिया, उस भाव को आपने एक नया कर दिया, आत्मसात किया, और अपनी चेतना से, नवोन्मेष शालिनी चेतना से, कल्पना से, और नई दिशा देने के लिए आपने उसमें बहुत सारी चीजें मिलाकर आपने नई प्रस्तुति की। तो नकल कहाँ रही, ये बात उन्होंने कही। और इसको समझाते हुए उन्होंने कहा कि अगर अनुकरण की हम बात करें, है ना, तब तो जैसा है हूबहू वैसे ही होना चाहिए, इसलिए वो नीरस है, गलत है। लेकिन कविता ये बताती है कि उसमें क्या होना चाहिए, साहित्य ये बताता है कि आगे क्या होना चाहिए। प्रेमचंद भी ऐसी बातें करते हैं कि साहित्य एक मशाल है, वह मशाल जो क्या होना चाहिए ये बताती है। ऐसा नहीं कि जो समाज में हो रहा है बस उसको आप मतलब उसको हूबहू आप उतार रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उसको भी आप जानिए और क्या होना चाहिए उसको भी वो बताता है, संभावना। इसी तरह से उन्होंने कहा कि एक जगह पर है कि इतिहास और साहित्य में क्या फर्क है। इतिहास बीती हुई घटनाओं का चित्रण मात्र होता है, लेकिन साहित्य उस घटनाओं के चित्रण में संवेदना पक्ष को लेकर आगे बढ़ता है और संभाव्य बनाता है उसको। यानी कि आगे क्या संभावना बनती है, क्या संभावना मतलब क्या समाज को में नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये विवेक कौन देता है, साहित्य देता है। तो अनुकरण कहाँ से हुआ, उसका उनका ये कहना है। यानी क्या हो सकता है ये साहित्य हमको बताता है, और जो ये बता रहा है उसको नकल तो हम नहीं कहेंगे। इतिहास में तथ्य होता है और कविता में संभाव्य होता है, संभावनाएं होती है, भविष्य के निर्माण की चमकदार, है ना, सूत्र होते हैं। ये बात तो कह रहे हैं। एक तीसरी बात या अगली बात अरस्तु ये कहते हैं कि प्लेटो ने कहा था कि कविता का प्रयोजन समाज हित है, आनंद नहीं है। अरस्तु कहते हैं कविता का मुख्य प्रयोजन आनंद है, समाज हित भी है पर आनंद इसका मुख्य प्रयोजन है। क्यों आनंद मुख्य प्रयोजन मानते हैं? क्योंकि देखिए एक लाइन है उसमें कहते हैं, पहले मैं उस लाइन को एक शब्द है, प्रतिभिज्ञा ज्ञान या पहचान का आनंद होता है इसमें। मतलब आप क्या हैं, जीवन क्या है, सृष्टि क्या है, हमको आगे कैसे जाना है, मनुष्य
और मनुष्य को पहचानने की, आपके भीतर की संवेदनाओं को सूक्ष्म दृष्टि से देखने की जो आंख देती है कविता, पहचान देती है कविता। और जब वे पहचानते हैं तो बहुत आनंदित होते हैं, इसलिए इसका मुख्य लक्ष्य आनंद है। भारतीय काव्य शास्त्रों ने भी रस सिद्धांत में यही बात कही है ना, रस सिद्धांत में यही बात कही है ना, कि रस क्या है? आनंद है, उसकी आत्मा आनंद है। तो रस कब होता है? हम मशीन नहीं, हम रोबोट नहीं है, हम आनंदित होते हैं। तो ये आनंदित होना जो है कि साहित्य ही करा सकता है, अखबार नहीं करा सकता है। अखबार और साहित्य में ही फर्क है। अखबार दस्तावेज होता है, रोज की घटनाओं का खट 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 छाप दिया जाता है, इसलिए अखबार में आपको मजा नहीं आता, लेकिन किताब पढ़ेंगे तो आप कुछ बदल जाएंगे, अंदर से आनंदित हो जाएंगे। तो आनंद मूल धर्म है साहित्य का, ये अरस्तु ये बात आपको बताते हैं। ठीक है, और यहां तक ये साहित्य सिद्धांत की बात है। मैं जैसा कि मैंने बताया था, अनुकरण और विरेचन को मैं एक साथ करूंगा, इसलिए अगला टॉपिक को मैं अगले दिन के लिए छोड़ रहा हूँ। एक नया टॉपिक को मैं थोड़ी सी बात आपको अभी कराऊंगा। हम 7 बजे क्लास छोड़ेंगे, 6:36 हुए हैं। ठीक है, अभी तक जो बात हुई है मूल बात यही है। कविता संबंधी सिद्धांत क्लियर हुआ? काव्य चिंतन अरस्तु का कुछ स्पष्ट हुआ? जी सर। जी सर। ओके। और मैं जानबूझकर अनुकरण और विरेचन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों चीजें एकदम धीरे धीरे समझने वाली है, और मुझे 45 या 40 मिनट चाहिए। यानी कल की क्लास में 50% ये होगा, और 50% में हम 2 टॉपिक लेंगे। बाकी टॉपिक को मैं पॉइंट वाइज डील करूंगा और जल्दी जल्दी करूंगा। लेकिन अभी जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी आधार भूमि के रूप में एक चीज में रख रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि शुक्लोत्तर आलोचना, हालांकि अभी छोड़ सकते हैं, अगर थक गए हैं तो छोड़ सकते हैं, जैसा कहें, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सर कीजिए। तो मैं 15-10 मिनट के लिए मैं और समय चाहूंगा आपका। जी सर, कंटिन्यू कराइए। जी जी हाँ सर, करवाइए सर। जी, शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना की बात हम अभी कर रहे हैं। और आलोचना इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर खूब अच्छी तरीके से बात हम लोग को होना चाहिए, करनी चाहिए। तो मैं आपको 1-2 चीज अभी आज बेस इसका बना रहा हूँ, और आलोचना और इसका कल 2 अगर हम कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो शुक्लोत्तर आलोचना है ना, शुक्लोत्तर आपके सिलेबस में? जी सर। जी सर। पहली बात तो हम अभी जो आलोचना संबंधी बात कर रहे हैं वो एक तरह से उसके पहले की बात है, लेकिन समझने के लिए जरूरी है, तब इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। आलोचना कहते किसे हैं, इसको जरा समझिए। 1-2 पॉइंट्स में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज आलोचना एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित हो गई है साहित्य में, एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित हो गई है। और काव्य शास्त्र में इसकी एक लंबी परंपरा हमको दिखाई देती है ना। आलोचना में मूलतः क्या होता है कि काट छांट, मूल के साथ किसी ने कुछ लिखा, उस मूल के साथ काट छांट होती है और कुछ जोड़ा जाता है, उसको हम आलोचक कहते हैं। और ये काट छांट करने के लिए अभी भी मैंने आपको बताया, आप किसी बुरी चीज को बुरी चीज तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक आप उसके बारे में जानकारी नहीं लेंगे। यानी अच्छाई के लिए बुरी चीज को जानना जरूरी है। तो आलोचक बुरी चीज को अच्छी तरह से जानता है, तभी उसको काटता है और नया सिद्धांत देता है या उससे आगे बढ़ता है। तो ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है कि मूल चीज में काट छांट और कुछ जोड़ना आलोचना का की प्रक्रिया में शामिल है। आलोचना का जो उदय है वो भारतेंदु के निबंध, इसका नाम है नाटक। नाटक लिखा गया है, भारतेंदु ने एक निबंध लिखा है जिसका नाम है नाटक, 1883 ईस्वी में। ठीक है ना। यहां से लोगों का, विद्वानों का मानना है कि हिंदी आलोचना का उदय, हिंदी आलोचना का जन्म, थोड़ा सा माइक बंद कर दीजिए सविता जी। सविता जी माइक बंद कर दीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि
भारतेंदु के निबंध जो 1883 में लिखा गया, जिसका नाम है नाटक, वहां से आलोचना की शुरुआत होती है। ठीक है ना। और आलोचना की विधा को हम 3 युगों में बांट कर पढ़ते हैं। एक रामचंद्र शुक्ल है ना। विनोद जी माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। विनोद जी माइक ऑफ कर दीजिए, है ना। शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्ल उत्तर युग, शुक्ल के बाद का युग। यानी रामचंद्र शुक्ल इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं कि उनके नाम पर, उनको बीच में रखकर, उनके पहले के समय को शुक्ल पूर्व युग कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल के काल को शुक्ल युग कहते हैं, और रामचंद्र शुक्ल के बाद के काल को शुक्लोत्तर यानी शुक्ल के उत्तर या बाद के आलोचना काल को के नाम से जानते हैं। तो ये जो 3 युग है ना, आपके सिलेबस में शुक्लोत्तर युग है, शुक्ल युग के बाद की युग है। और ठीक अभी वही समस्या तीनों है सर। जी तीनों है सर। ओके जी सर। तीनों है तो अच्छी बात है। शुक्ल पूर्व युग में क्या क्या चीजें हैं जरा उसको देखिए। शुक्ल पूर्व आलोचना का काल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों तक फैला हुआ है। ये फैक्ट आपको जानना चाहिए। यानी 2 दशक यानी 20 साल, एक दशक है ना 10 साल, दूसरा दशक 10 साल, यानी 20 सालों का पहला दौर होता है। इसको आप कहते हैं आरंभिक आलोचना का काल, शुक्ल पूर्व काल। ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक तक 2 दशकों तक फैला हुआ है। इस समय क्या आलोचना किस प्रकार की हो रही थी? इस समय की आलोचना में निबंधों का, हमारे सैद्धांतिक ग्रंथों का और निबंधों का निरूपण हो रहा था। सैद्धांतिक सविता जी माइक बंद कर दीजिए प्लीज। सर आप अपने यहाँ से भी बंद कर सकते हैं उसको। हाँ मैं करने वाला था पर कर दिया उन्होंने। ठीक है। तो इस काल में जो आलोचना का जो पहला काल है उसमें क्या किस तरह का आलोचना कर्म हो रहा था, तो हम देखते हैं कि जो सिद्धांत वाले जो ग्रंथ थे ना उसका निरूपण हो रहा था। यानी सैद्धांतिक ग्रंथों के बारे में चर्चा हो रही थी, इस तरह के सिद्धांत होने चाहिए ग्रंथों में, इस तरह के नहीं होने चाहिए आदि। उसी तरह पत्र पत्रिकाओं में समीक्षाएं छप रही थी इस दौर में, और इस दौर में तुलनात्मक ढंग से आलोचना किया जा रहा था। 3 चीजें मैंने बताई, सैद्धांतिक ग्रंथों का निरूपण है ना, पत्रिकाओं में पुस्तक और समीक्षाएं छपना, पुस्तक समीक्षाएं छपना पत्र पत्रिकाओं में, और तीसरी चीज है तुलनात्मक आलोचना की जा रही थी पहले दौर में। इस युग के इस दौर में जो बड़े बड़े आलोचक थे उनमें से कुछ नाम को आपको याद करना चाहिए, जैसे बालकृष्ण भट्ट है ना, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन 3 केस से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इन तीनों ने आलोचना की पत्रिकाएं निकालते थे। बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना नामक पत्रिका निकाली थी, मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक पत्रिका निकाली थी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती नाम की पत्रिका निकाली थी। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना में मुख्य रूप से 2 प्रकार की। बालकृष्ण की पत्रिका का नाम बताएंगे सर? बालकृष्ण भट्ट की सच्ची समालोचना, सच्ची समालोचना। तो शुक्ल पूर्व जो हिंदी आलोचना है ना उसमें 2 प्रकार की दृष्टियां मिलती हैं, 2 दृष्टियों से आलोचना कर्म किया जा रहा था। ये दृष्टियों को जरा समझिए। पहला रीतिबद्ध आलोचना पद्धति या रीतिबद्ध आलोचना दृष्टि, यानी जो जिस चीज की भी हम आलोचना करें एक नियम में बंध कर करें। किसी ने कविता लिखी तो हम बोलेंगे ये कविता अच्छी है क्योंकि इसमें इतनी मात्रा, इतना छंद, इतना लय, इतनी ये रस, ये बिंब, ये छंद, ये जो रीति से अलग है उसको हम कहते थे ये ठीक कविता नहीं है। यानी रीतिबद्ध आलोचना दृष्टि थी। और इस तरह के आलोचकों में मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा, ये प्रमुख रूप से 2 नाम हम ले सकते हैं, और भी 4-5 नाम। ठीक है। दूसरी दृष्टि थी नैतिक उपयोगितावादी दृष्टि।
नैतिक उपयोगितावादी दृष्टि, यानी ये लोग किसी रचना का मूल्यांकन या वैल्यू इस दृष्टि से करते थे कि ये रचना समाज के लिए कितना मूल्यवान है, कितना वैल्यूएबल है। इस दृष्टिकोण से इस तरह से रचना करते थे। तो ये दो दृष्टियां थी शुक्ल जी के पहले के युग में, यानी शुक्ल पूर्व आलोचना में दो दृष्टियां थी, रीतिबद्ध आलोचना दृष्टि और नैतिकतावादी नैतिक उपयोगितावादी दृष्टि। ठीक है। शुक्ल पूर्व आलोचना में जो टेक्स्ट है यानी कृति है उसके गुण दो, उसमें क्या क्या होता था, किसी टेक्स्ट का गुण दोष का निरूपण होता था। एक्सक्यूज मी सर, कौन सा जी। टॉपिक समझा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही है। हिंदी आलोचना का विकास। ओके। शुक्ल पूर्व युग में जो आलोचना होती थी उसमें गुण और दोष का निरूपण होता था। किसी टेक्स्ट में किसी कृति में कितने क्या गुण है क्या दोष है इसको लिखा जाता था। दूसरा शैली विवेचन, ये दो काम मुख्य रूप से होते थे। ठीक है ना। उसके बाद सर ये शैली विवेचन के अंतर्गत क्या आएगा? शैली विवेचन में, शैली विवेचन पूछा आपने? जी सवाल एक सर। बार दोहराइए। अच्छा, शैली विवेचन का मतलब होता है कि किसी साहित्य को जो जिस लिखने की शैलियां होती है ना, जैसे किसी की भाववादी शैली है, किसी की वर्णनात्मक शैली है, किसी की विवरणात्मक शैली है। थोड़ा सा दोनों में अंतर है लेकिन फिर भी आजकल दोनों को एक ही माना जाता है। कोई शैली जो है का समाज शैली में लिखी जाती है, कोई व्यास शैली में लिखी जाती है। तो कोई किताब कितना मूल्यवान है उसकी शैली पर उसका निरीक्षण होता था। आजकल की आलोचना पद्धति जो है उसमें भी एक खास शैली को हम महत्व देते हैं। हम सीधी अभिव्यक्ति की शैली को देते हैं, इसको कहते हैं गद्यात्मक शैली। गद्यात्मक शैली, घुमा कर बातें मत करो। जैसे होता था ना कि रीतिकाल या उसके पहले बहुत सारी कविताएं होती थी, उसमें जाना है एक गिलास पानी चाहिए तो घुमा कर बोलता कि आज लगी है कुछ प्यास कंठ रहे हैं सूख, है ना, धरा भी है सूखी सूखी, क्या मिल सकता है एक गिलास पानी। तो भाई सीधा सीधा बोलो ना, एक पानी दे दो। तो ये आजकल गद्यात्मक शैली, क्योंकि विचार की प्रधानता है। तो उस समय शैली को महत्व विशेष रूप से दिया जाता था, मैंने ये बात कहा। और दूसरा है गुण दोष का निरूपण। गुण दोष, अब इसके डिटेल में जाएंगे तो गुण दोष कई प्रकार के हो सकते हैं, अलंकार के आधार पर, छंद के आधार पर, तमाम चीजें हैं। पर गुण दोष निकाला जाता था लेकिन लयात्मक तरीके से, खासकर जबकि गद्य युग की शुरुआत हो चुकी है। और उसके बाद देखिए एक बदलाव आता है जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि 1920 ईस्वी के आसपास क्या होता है ना। 1920 ईस्वी के आसपास छायावाद के रूप में कविता की एक नई धारा का आगमन होता है 1920 के आसपास। और ये छायावाद के कवि जो थे नए प्रकार की कविता लिख रहे थे, यानी नई संवेदना, नई भाषा, नई प्रकार की शैली या शिल्प कहते हैं, नए प्रकार का। और इसी बीच आप देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती का संपादन कर रहे हैं। 1920 में हिंदी साहित्य की धरती पर छायावाद का अवतरण हो रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका निकाल रहे हैं, है ना, निकाल रहे थे। वो सरस्वती पत्रिका का अवसान होता जा रहा है। और आप महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत भाषा के बड़े ही कट्टर वो थे। कल्पना का वो ज्यादा महत्व नहीं देते थे। गद्य में बात करो, समाज उपयोगिता वाली बातें करो, ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी ऐसी बातें वो कह रहे थे। तो उनका अवसान 1920 के आखिर में उनका अवसान हो रहा था। वो मतलब उनका प्रभाव खत्म हो चुका था और छायावाद का आगमन हो चुका था। और इसी दौर में प्रेमचंद का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। प्रेमचंद ने उपन्यास के माध्यम से जीवन के नए सूत्रों को पकड़ने की कोशिश की थी। ये तीन बड़ी घटना, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी का
केंद्र से थोड़ा सा हाशिए पर चला जाना, उनके प्रभाव का, छायावादी कविता का आगमन हो जाना, और प्रेमचंद का साहित्य की केंद्रीय धुरी के रूप में उभरना। और साथ में एक चीज और क्या हो रहा था कि भारत के जो यूनिवर्सिटीज हैं, उस तमाम यूनिवर्सिटी थे, उसके हिंदी विभागों में, हिंदी डिपार्टमेंट्स में हिंदी आलोचना की पढ़ाई हो रही थी। ये 4 कारण हिंदी आलोचना की दुनिया में तब्दीली लेकर आता है, बदलाव लेकर आता है। शुक्ल पूर्व युग के खत्म या अंत समाप्त अवसान होते होते ये 4 बदलाव आते हैं, ठीक है ना। इसने आलोचना के तेवर को बदल दिया। और इस समय जब तेवर बदल रहा था, तो इस समय हिंदी आलोचना में रामचंद्र शुक्ल ने कई सिद्धांतों की स्थापना की, यानी कई बुनियादी बदलाव की आलोचना में। अभी आपने देखा शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, उसमें 2 दृष्टियां थी, है ना, एक रीतिबद्ध, एक समाज उपयोगितावादी। और आपने वहां देखा शैली विज्ञान को और गुण दोष निरूपण को ही उसमें ज्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन वो बदला। अब बदलने के 4 कारण मैंने आपको बताया। पहला, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का प्रभाव, मतलब 1920 के आसपास वो उनका प्रभाव कम होने लगा, वो केंद्र से हट गए, प्रेमचंद का आगमन हो गया, छायावादी कविता का आगमन हो गया, और जितने यूनिवर्सिटीज थे उसमें आलोचना की पढ़ाई होने लगी। तो पढ़ाई जब होती है तो बुद्धि तत्व सक्रिय होता है। तो ये 4 कारण मिलकर आलोचना में अब और कुछ खास विशेषताओं ने स्वरूप ले लिया था। तो वैसे ही दौर में रामचंद्र सर शुक्ल एक बार पॉइंट वाइज बता दीजिए ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी का मतलब सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी निकालते थे, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत ही गहरा प्रभाव था लोगों पर जी। वो निराला की कविता को नहीं छापना चाहते थे, इतने मतलब भाषा के शुद्ध व्यक्ति थे, पर धीरे धीरे उनका अवसान हो गया। मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का प्रभाव कम होने लगा। दूसरा, 1920 के आसपास एक नई तरह की कविता लिखी जाने लगी, इसका नाम है छायावाद, उसका जोर पकड़ रहा था। तीसरा, ये जो प्रेमचंद का लेखन केंद्र में आने लगा, और प्रेमचंद जमीन की जो सतही परत है वहां पर खड़े होकर गांव, प्रेमचंद के साहित्य की 3 विशेषताएं हैं, है ना, किसान, हरिजन और स्त्री। पूरे साहित्य की धुरी में यही 3 चीज आप पाएंगे, किसान, प्रेमचंद जी की 3 जो बता रहे थे आप। हाँ, किसान, हरिजन और स्त्री। प्रेमचंद की सारी कहानियां पढ़ लें, सारे उपन्यास पढ़ लें, आपको इन्हीं 3 केंद्रों पर आप प्रेमचंद को ये 3 चीज मिलेंगी ही, इनका मूल्यांकन बिंदु ही ये 3 चीजें हैं, हरिजन, किसान, हरिजन और स्त्री। उनकी मूल चिंता, समाज की मूल चिंता और प्रेमचंद की मूल चिंता यही थी उस समय की। तो एकदम यथार्थ। हरिजन मतलब दलित। गांधी जी ने हरिजन दिया था, बिल्कुल। हाँ सर, ये तो समय की मांग थी ना सर। हाँ ठीक है, पर हम उसको इस तरह समझने को, बदलाव जब आ रहा है समाज में तो आलोचना दृष्टि बदलेगी लोगों की, हम उस पर बात कर रहे हैं। मतलब साहित्य में इसके पहले केंद्र में ये नहीं था, तो साहित्य जो है कुछ अलग तरीके से आलोचना कर्म कर रहा था। तो ये आया प्रेमचंद का पदार्पण, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज में आप जानते हैं कई अंग्रेजों के जमाने में फोर्ट विलियम कॉलेज, मद्रास कॉलेज, हिंदू कॉलेज, ये सब खुल चुके थे। तो उच्च कॉलेजों में हायर एजुकेशन में आलोचना की पढ़ाई हो रही थी। तो जब विद्यार्थी पढ़ते हैं और पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, तो आप कोई भजन करने नहीं जाते हैं, आप पढ़ने जाते हैं, तो आपकी बुद्धि जो है आर्ग्यूमेंटल हो जाती है। तो इन चारों चीजों के फलस्वरूप आलोचना, पुराने ढंग की जो आलोचना होती थी वो बदलने लगी, और जो बदलाव आया वो शुक्ल युग के नाम से हम जानते हैं। इस बदलाव के युग का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हुए वो रहे रामचंद्र शुक्ल। अब रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना में कुछ बुनियादी परिवर्तन किए। उस बुनियादी परिवर्तन को आप पॉइंट वाइज थोड़ा देखिए। पहला, रामचंद्र शुक्ल ने जो स्थापना दी है वो ये है कि रस की लोकवादी अवधारणा का सूत्रपात किया। रस की लोकवादी अवधारणा,
यानी इससे पहले रस जो है वो अनिर्वचनीय था, इसको आप बोल नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, छू नहीं सकते थे। रस जो है अमूर्त था, आपके हृदय में था, अलौकिक था, है ना। लेकिन अब रस की लोकवादी अवधारणा, यानी रस इसी लोक में है ना, इस तरह की व्याख्या लोग करने लगे। अर्थ क्या हुआ कि रस को, है ना, रस का अनुभव आप कर सकते हैं, और अनुभव का अर्थ हुआ रस की अनुभूति कर सकते हैं, और अनुभूति का अर्थ हुआ लोकानुभूति। यानी रस पहले ईश्वरों के पास था, देवताओं के पास था, अप्सराओं के पास था। अब रस किसान के पसीने से भी हमको देख सकते हैं। यानी अगर आप रसवादी हैं तो आप इस लोकवादी भी होंगे। इसीलिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखा है लोकवादी तुलसीदास। नए दृष्टिकोण से किताब लिखी जाने लगी। रस की लोक